हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे न्यायिक समीक्षा अर्थात जुडिशल रिव्यू। पिछला टॉपिक अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमने वहाँ पर डिस्कस किया था और उसी से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है, तो उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम न्यायिक समीक्षा की आज हम बात करेंगे कि न्यायिक समीक्षा क्या होती है। न्यायिक समीक्षा अर्थात जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट के पास शक्ति होती है कि वो किसी भी मामले की संवैधानिकता की जांच कर सकती है, उसी को हम बोलते हैं न्यायिक समीक्षा। तो हम इसमें क्या समझेंगे कि न्यायिक समीक्षा क्या होती है, इसलिए इसका वर्गीकरण भी साथ साथ देखेंगे। वर्गीकरण अर्थात किन पहलुओं में, किन किन क्षेत्रों में कितने प्रकार से वो न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं। इसके अलावा हम महत्व देखेंगे, क्यों न्यायिक समीक्षा की जाती है। इसके अलावा अगर मैं देखूं, संवैधानिक प्रावधान देखेंगे कि संविधान में कहाँ कहाँ ऐसे प्रोविजंस है जिससे सुप्रीम कोर्ट को ये शक्ति मिलती है। ये चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे, मुख्य रूप से यही चीज़ यहाँ पर आती हैं। इसके अलावा हम देखेंगे थोड़ा कि जो 9वीं अनुसूची है, क्योंकि वो थोड़ा क्या है, अपवाद है। संविधान में जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति दी गई है सुप्रीम कोर्ट को, उसमें वो एक अपवाद है, इसलिए उसको भी हम देखेंगे। एक एक करके हम शुरू करते हैं। न्यायिक समीक्षा क्या है? न्यायिक समीक्षा का सीधा सा मतलब होता है किसी मामले की संवैधानिकता की जांच करना। संवैधानिकता की जांच, इसी को बोलते हैं हम न्यायिक समीक्षा। अब किन किन मामलों में ये की जा सकती है? पहला मामला संविधान संशोधन। अर्थात अगर सरकार ने संशोधन किया है संविधान में किसी मामले के हेतु, तो उसमें अगर न्यायालय को लगता है, सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि इस संविधान संशोधन में संविधान का उल्लंघन हुआ है, तो उसकी जांच, उस संशोधन को वैध या अवैध सुप्रीम कोर्ट ठहरा सकता है। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, 2014 में आपको पता है कि NGAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन अर्थात राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया था सरकार ने, संसद ने, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में था। इसको सुप्रीम कोर्ट ने अवैध ठहराया कि जो संविधान में प्रावधान है जजों की नियुक्ति से संदर्भ में, उन्हीं के हेतु ये नियुक्ति की जाएगी। आप अलग से कोई कमेटी, कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं ला सकते। और इसलिए उन्होंने ये 99th अमेंडमेंट 2014 के अंतर्गत आया था, तो उन्होंने इसको भी निरस्त कर दिया और इस आयोग को भी निरस्त कर दिया कि संविधान के जो आदर्श हैं, नैतिक मूल्य हैं, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसके अगेंस्ट है, ऐसा आप नहीं कर सकते। इसके अलावा संविधान संशोधन में न्यायिक समीक्षा की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसके अलावा संसद द्वारा बनाई विधि, अगर संसद ने कोई कानून बनाया, उसकी संवैधानिकता की जांच भी की जा सकती है। जैसे कि मैंने अभी भी बताया कि
एसी जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन था, एक आयोग का गठन किया था जजों की नियुक्ति के संदर्भ में, उसको अवैध ठहराया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उस संशोधन को भी अवैध ठहराया गया 99th अमेंडमेंट को। तो ऐसा नहीं किया जा सकता किसी संसद के द्वारा, सरकार के द्वारा संविधान के अगेंस्ट आप नहीं जा सकते, क्योंकि संविधान अपने आप में सर्वोच्च विधि है, अपने आप में क्या है, सर्वोच्च विधि है, इसलिए। अच्छा, और किस हेतु ऐसा किया जा सकता है? संविधान संशोधन में न्यायिक समीक्षा हो सकती है संसद द्वारा बनाई गई विधि में। कार्यपालिका कोई ऐसा डिसीजन लेती है, कार्यपालिका का कोई आदेश, अगर वो संविधान के अगेंस्ट है, आप अपनी मनमानी कार्यवाही के द्वारा ऐसा नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इमरजेंसी है, 1975 में जैसे आप देखें इसका उल्लंघन हुआ था कि आपने न्यायिक समीक्षा से दूर रखा था इंदिरा गांधी जी ने, और साफ साफ उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इन मामलों में, सरकार के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है, इंदिरा गांधी मामला जो था कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो सरकार तय करेगी, उसकी जांच या उस पर विचार विमर्श सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता। तो वहाँ पर आपको पता है कि मनमानी कार्रवाई, उसके बाद 42nd अमेंडमेंट 1976 लाया गया, उसमें इतने संशोधन इंदिरा गांधी सरकार ने किए अपनी मनमानी कार्रवाई के द्वारा कि उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हम बोलते हैं। आपको पता है कि जो 42nd अमेंडमेंट है 1976 का, इतने संशोधन इसमें किए गए कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हम बोलते हैं, बहुत सारे प्रोविजंस उसमें जोड़े गए। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि संशोधन कर सकते हैं आर्टिकल 368 के तहत, लेकिन ऐसा कोई संशोधन नहीं हो सकता जो आपके अधिकारों के विरुद्ध है, या फिर कहें जो संविधान की सर्वोच्चता है उसको हनन पहुंचाता है, उसको हानि पहुंचाता है, ऐसा आप नहीं कर सकते। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स कि मौलिक अधिकारों का अगर किसी व्यक्ति के हनन होता है, आपको पता है, तो भी उसकी संवैधानिकता की जांच की जा सकती है। आपको पता है एक आर्टिकल 13 है, मैं आपको बताता हूँ, एक आर्टिकल 13 है। आर्टिकल 13 क्या कहता है कि अगर संसद द्वारा कोई बनाई गई विधि, कोई ऐसा कानून अगर वो मौलिक अधिकारों को कम करता है, मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट अवैध ठहरा सकती है, ऐसे कानून को निरस्त कर सकती है। फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट अगर कोई जाएगा एक्ट, तो वो क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। तो इन मामलों में न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अच्छा, न्यायिक समीक्षा की क्यों जाती है, महत्व क्या है? संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करने के लिए किया जाता है ऐसा। दूसरा, संघ व राज्यों के जो परस्पर विवाद हैं, यानी कि उनके परस्पर संबंधों को स्थापित करने हेतु, कि उनके संबंध में संतुलन बना रहे। आपको पता है अगर केंद्र और राज्य के बीच कोई विवाद होता है, शक्तियों के विभाजन से संदर्भ में अगर कोई विवाद होता है, तो उसका जो फाइनल डिसीजन लेने वाली अथॉरिटी है वो कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। तो इस मामले में भी ऐसा किया जा सकता है, तो ये इसका महत्व है। अच्छा, संविधान में कुछ इस मामले में प्रोविजंस कहाँ मिलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, एक तो आर्टिकल 13 ही है जो मैंने अभी भी बताया आपको कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट कोई एक्ट नहीं बना सकती संसद। दूसरा, आर्टिकल 32 मिलता है आपको। आर्टिकल 32 क्या कहता है कि अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करती है नियंत्रण करने के लिए हाई कोर्ट पर, या किसी भी ऐसे आदेश के विरुद्ध जो व्यक्ति का शोषण करे, अन्यायपूर्ण कार्यवाही, उसका विरोध हो। इसके अलावा एक 251 से 255 में ये बात कही गई है कि अगर केंद्र सरकार का कानून है, उसी संदर्भ में राज्य सरकार ने कोई कानून बना दिया, तो उस स्थिति में केंद्र सरकार का जो कानून है वो प्रभावी रहेगा। तो ये प्रावधान हमें कुछ संविधान में मिलते हैं। 9वीं अनुसूची लेकिन अपवाद है, इसके बारे में देख लेते हैं। 9th शेड्यूल जो है, इसमें क्या है, देखिए 9th शेड्यूल में क्या है, इसको शामिल किया गया था, पहले ही संशोधन में शामिल किया गया था इसको, फर्स्ट
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 में। इसमें 3 आर्टिकल जोड़े गए, 31A, 31B और 31C। 31A क्या कहता है? 31A कुछ जो अधिनियम हैं, कुछ विनियमन हैं, कुछ कानून हैं, कुछ बातें हैं जो इसमें दी गई हैं, उनको न्यायिक क्षेत्र से बाहर रखता है। अर्थात ये एक्सेप्शन इस वजह से है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो इसमें जो दिए गए अधिनियम हैं उन पर न्यायिक समीक्षा विचार विमर्श नहीं कर सकती। और उसमें दिया क्या गया है? मेनली जमीन का मुद्दा दिया गया है, अर्थात लैंड के बारे में बात की गई है। जमीन, भूमि का सरकार द्वारा अधिग्रहण कि सरकार अगर चाहे किसी भी व्यक्ति की लोक हित के मामले में, अगर वो उसको सही समझती है कि समाज के कल्याण के लिए अगर किसी की संपत्ति को अधिग्रहित करना पड़ रहा है तो कर सकती है। इसको आप न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये नहीं कह सकते कि मेरे आर्टिकल 14 का समानता का उल्लंघन हुआ है, या कहें कि आर्टिकल 31 का उल्लंघन हुआ है, आर्टिकल 19 अर्थात मेरी स्वतंत्रता का उल्लंघन हुआ है, मनमानी कार्रवाई सरकार कर रही है, मेरी जमीन को हड़प लिया। मनमानी कार्रवाई वो नहीं है अगर अमीर और गरीब के भेद को मिटाने के लिए सरकार ऐसा कर रही है, अर्थात आपके हित में, आपके कल्याण में अगर ऐसा कर रही है तो आप उसको चुनौती नहीं दे सकते। तो न्यायिक समीक्षा क्षेत्र से इसको सुरक्षा कहाँ से मिलती है? इन सब जो बातें इसमें कही गई 31A में, 31B से इसको सुरक्षा मिलती है कि आप न्यायालय नहीं जा सकते। 31C में जो आर्टिकल 39 है DPSP का, उसको सुरक्षा मिलती है मौलिक अधिकारों के ऊपर, वरीयता उसको दी जाती है कि 39 में कि अगर लोगों की भलाई के लिए कोई ऐसा भी कार्य किया जाता है जिससे अगर मौलिक अधिकारों का 14 का, 15 का, 19 का उनका उल्लंघन भी हो रहा है तो उसको उल्लंघन समझा नहीं जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, जैसे मान लीजिए कि राशन प्रणाली होती है, तो अगर येलो कार्ड से नीचे है कोई व्यक्ति, उसको ज़्यादा राशन दे दिया जाता है, जो उससे ऊपर है उसको या तो कम दिया जाएगा या नहीं ही दिया जाएगा। तो आप इसका उल्लंघन नहीं मान सकते, इसको असमानता आर्टिकल 14 के तहत इसको ये नहीं मान सकते कि मेरे मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, क्योंकि उस व्यक्ति को ज़्यादा थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत है, उसको ज़्यादा सुविधाओं की ज़रूरत है, जैसे रिजर्वेशन है। तो वो सब कल्याण के लिए, एक समाज को बेहतर बनाने के लिए अगर कोई सरकार ऐसा कदम उठाती है तो उसको आप चुनौती नहीं दे सकते। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें 9वीं अनुसूची में कही गई हैं और इनको वैध ठहराया गया है। इससे संबंधित 2 केस हुए, मैं बताता हूँ आपको। एक तो केशवानंद भारती केस हम देखेंगे, एक देखेंगे हम वामन राव केस, एक मिनर्वा मिल्स। ये मामला तो 1973 का है, ये 1980 का है, ये भी 1980 का ही है। देखिए केशवानंद भारती केस की अगर मैं बात करूं, इसमें क्या कहा गया। अच्छा, इससे पहले गोलकनाथ केस भी हुआ था, वो सब वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे GNC लिख देता हूँ ओनली, ये 1967 का है। देखिए गोलकनाथ केस में कहा गया था कि संसद मौलिक अधिकारों में कोई संशोधन नहीं कर सकती, किसी भी तरह का संशोधन नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकार अपने आप में सर्वोच्च हैं, ये किसी व्यक्ति के एक अधिकार हैं उनके, और संविधान में दिए गए हैं, आप इनसे छेड़खानी नहीं कर सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को बदला KBC में, अर्थात केशवानंद भारती केस में, और ये कहा संशोधन किया जा सकता है, मौलिक अधिकारों में भी किया जा सकता है, लेकिन संविधान का एक मूलभूत ढांचा है उससे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। तो बेसिक स्ट्रक्चर की जो कंसेप्ट निकल कर आती है वो केशवानंद भारती केस से निकल कर आती है। इसको हमने एक अलग ही टॉपिक बेसिक स्ट्रक्चर का डिस्कस भी किया है, अगर नहीं देखा है आपने अभी तक उसको जाकर देख सकते हैं, आप अच्छे से समझ लीजिए, वहाँ पे भी हमने सब केस डिस्कस किए थे। अब जो वामन राव केस है वो 9th शेड्यूल से ही संबंधित है, डायरेक्ट 9th जो अनुसूची है, जो हमने अभी डिस्कस किए थे कि 31A, 31B और 31C, इनकी वैलिडिटी से संबंधित है कि वैध हैं या नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि चुनौती दी गई कि आप इनकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते, मौलिक अधिकारों का आपके उल्लंघन भी हो रहा है, सरकार ने किसी की ज़मीन भी ले ली, भले ही लोक कल्याण के लिए ली है, लेकिन उस व्यक्ति को तो लगेगा कि मेरे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है,
तो उसको चुनौती आप नहीं दे सकते। न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू से आपने इसको अलग रखा है, तो क्या ये वैध है या नहीं है? तो वामन राव केस में सिंपल सा कहा गया कि सब वैध है। ये तीनों के तीनों जो हमारे प्रोविजंस दिए गए हैं हमारे संविधान में जोड़े गए हैं, ये वैध हैं, आप इनको चुनौती नहीं दे सकते इस आधार पर कि हमारे अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, क्योंकि आपके कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, समाज की बेहतरी के लिए, समाज में अमीर गरीब का जो एक भेदभाव है उसको दूर करने के लिए, कुछ अच्छी पॉलिसी लाने के लिए ऐसा किया गया है, तो ये वैध हैं। लेकिन हाँ, इसमें ये बात जरूर कही गई कि वामन राव केस में कि हाँ, लेकिन जो न्यायिक समीक्षा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट अगर ऐसा कुछ जाएगा मामला, वो न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आएगा ही आएगा। हाँ, ये भी कहा गया साथ साथ कि जो केशवानंद भारती केस से पहले इसमें जो चीज़ें शामिल थी उनमें न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती, क्योंकि आपको पता ही कि कोई भी पूर्ववर्ती समय से कोई भी कानून ऐसे लागू नहीं किया जा सकता। आपने अभी कोई पॉलिसी बनाई है तो उसमें यही बात कही गई कि जो ये केस हुआ था, क्योंकि केशवानंद भारती का 24 अप्रैल 1973 को, तो वामन राव केस में कहा गया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी 9 शेड्यूल में शामिल किए गए हैं प्रावधान, उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, और किस ग्राउंड पर की जा सकती है, बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन अगर हो रहा है तो। मिनर्वा मिल्स मामले में सिंपल ये कहा गया कि न्यायिक समीक्षा बेसिक स्ट्रक्चर का है पार्ट है, और आप न्यायिक समीक्षा को सुप्रीम कोर्ट से वंचित नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट हर मामले की न्यायिक समीक्षा कर सकता है जो संविधान का उल्लंघन कर रहा है। तो निष्कर्ष रूप में अगर मैं कहूँ, 9 शेड्यूल में न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति है वो सीमित है, ये तो हम कह सकते हैं, लेकिन सीमित है। न्यायिक समीक्षा कुछ आधारों पर ही की जा सकती है, केवल जो बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन कर रहे हैं प्रावधान उनकी की जा सकती है, लेकिन न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है। पहले नहीं थी, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1973 का केस आया, उसके बाद वामन राव के साथ उनको वैध ठहराया गया। तो ये अगर हम बात करें, हमारा टॉपिक था जुडिशियल रिव्यू, इसके बारे में आज हमने बात की। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं कि जैसे यूएसए है, जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति है ना, वो हमने कहाँ से ली है? अमेरिका से ली है। और जो हमारी संसद की सर्वोच्चता है, संसद सर्वोच्चता हमने ली है यूके से। न्यायिक समीक्षा कह लीजिए या न्यायिक सर्वोच्चता। तो न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की सर्वोच्चता को हमने यूएसए से लिया, संसद की सर्वोच्चता को हमने ब्रिटेन से लिया, लेकिन फिर भी दोनों में डिफरेंस है। दरअसल क्या है ना कि जैसे संसद की सर्वोच्चता की मैं बात करूं, संसद वाले अध्याय में वैसे हमने इसको डिस्कस किया था कि हमारे यहाँ पर क्या है कि संसद है वो असीमित शक्ति नहीं रखती, ब्रिटेन में शक्तियाँ असीमित है। यहाँ पर जैसे मैंने बताया न्यायिक समीक्षा आर्टिकल 13 जो ये बताता है कि कोई ऐसी विधि संसद नहीं बना सकती जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करे। उसके लिए अगर आपने ऐसा किया तो उसको सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उसको नलीफाई कर सकती है, अवैध घोषित कर सकती है। तो संसद पर भी प्रतिबंध है, असीमित शक्तियाँ नहीं है। 1975 से पहले हालांकि इंदिरा गांधी सरकार ने, आपको पता है कि असीमित शक्ति उनको दे दी थी, और इतने सारे संशोधन संसद ने कर डाले 42 अमेंडमेंट में कि उसको हमने मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हमने उसको बोला। तो संसद सर्वोच्च है भारत में भी, लेकिन असीमित नहीं है यूके की तरह, ये डिफरेंस है। न्यायिक सर्वोच्चता की भी अगर मैं बात करूं तो अगर आप देखें कि न्यायिक सर्वोच्चता के मामले में भी जो इंडिया में फॉलो किया जाता है वो किया जाता है विधि की, मतलब विधिवत प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और अमेरिका में जो फॉलो किया जाता है वो क्या जाता है? विधि की उचित प्रक्रिया, विधि की उचित प्रक्रिया। हमारे यहाँ क्या फॉलो किया जाता है? रूल एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, और वहाँ पर क्या फॉलो किया जाता है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो हमारे पास जो न्यायिक सर्वोच्चता है वो अमेरिका से तो कम ही है, जितनी अमेरिका के पास है उतनी हमारे पास नहीं है। उनके पास ज़्यादा क्यों है? क्योंकि
उचित प्रक्रिया के अकॉर्डिंग कार्य करते हैं। हमारे यहाँ पर तो जो न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट करती है, लेकिन केवल विधि को संविधान के अनुरूप देखा जाता है कि संविधान के अगेंस्ट है तो न्यायिक समीक्षा होगी, संविधान के अनुरूप अगर कोई प्रोविजन कोई एक्ट है तो उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, वो संविधान, तो हम ओनली संविधान के अकॉर्डिंग चलते हैं जो संविधान ने हमको दिया हुआ है अर्थात जो विधि स्थापित है बनाई हुई। लेकिन वो क्या करते हैं, नेचुरल जस्टिस की बात, अर्थात उस विधि को बनाने में प्रोसेस जो बनाया गया है, जो आपने प्रोसेस को फॉलो किया है वो फेयर है कि नहीं, वो नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत का पालन करता है नहीं, उसको भी देखा जाता है कि वो प्रोसेस जो प्रक्रिया है वो कैसी है। तो सीधी सी बात है, उस प्रक्रिया को भी देखेंगे तो और ज़्यादा शक्ति यूएसए के पास न्यायिक समीक्षा की है, तो जुडिशियल रिव्यू की पावर उनके पास ज़्यादा है। संसद की सर्वोच्चता भी यूके के पास ज़्यादा है, आप समझ गए होंगे। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।